आज की वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम प्री एपोक से लेकर फोर्थ एपोक तक की कहानी को जानेंगे। तो इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉइलर होंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा हैवी स्पॉइलर को शेयर ना करूं। देखो, जो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का टाइमलाइन है, हम उनको 6 मेजर एपोक में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्री एपोक, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ओरिजिनल क्रिएटर ने ये पूरा यूनिवर्स बनाया। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट एपोक। इसमें बेसिकली हम प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी और सेलेस्टियल वर्दी के बीच के कन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आता है सेकंड एपोक। इसमें हम एंशिएंट सन गॉड के राइज को देखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड एपोक में हम एंशिएंट सन गॉड के डाउनफॉल को देखेंगे। फिर इसके बाद आता है फोर्थ एपोक, एज ऑफ गॉड्स। इसमें हम ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ एपोक। इसमें बेसिकली हम क्लेन की पूरी जर्नी को देखेंगे। तो प्री एपोक एरा को समझने से पहले हमें एपोक का मतलब समझना होगा। तो एपोक का मतलब होता है एक युग या एरा, जिसमें दुनिया के हिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स, गॉड्स और सिविलाइजेशन रूल करते थे। और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज में टाइम को एपोक में डिवाइड किया गया है। हर एक एपोक नया फेज रिप्रेजेंट करता है, जहां दुनिया बदलती है, गॉड्स राइज होते हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्री एपोक, बिफोर द बिगनिंग। अगर प्री एपोक को समझना है तो हमें सबसे पहले टाइम एपोक और गॉड से भी पहले वापस जाना होगा, जहां पे सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस थी, जिसे ओरिजिनल क्रिएटर, ओल्डेस्ट वन और प्राइमोर्डियल केओस भी कहा जाता है। ये कोई नॉर्मल गॉड नहीं था और ना ही ये कोई क्रिएटेड बीइंग था। ये एग्जिस्टेंस खुद था, यूनिवर्स का सोर्स, जहां से रियलिटी, स्पिरिट वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, फेट और सभी कंसेप्ट निकले। ये बीइंग न सिर्फ यूनिवर्स का क्रिएटर था, बल्कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का सिंबल था। यही वो समय था जब कोई भी नहीं था, ना स्टार ना ही स्पेस, और सिर्फ एक ही कॉन्शियस थी जो सब कुछ थी। और इसी कॉन्शियसनेस ने एक दिन डिसाइड किया टू क्रिएट। तो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, जब स्पेस में कुछ नहीं था, तब ओरिजिनल क्रिएटर ने अपने डिवाइन विल से यूनिवर्स को जन्म दिया। पहले दिन क्रिएटर ने डार्कनेस को छोड़ा और पहली बार लाइट का क्रिएशन किया। ये लाइट थी एग्जिस्टेंस का पहला स्पार्क। फिर दूसरे दिन उसने अपने अंदर से 3 चिल्ड्रंस को जन्म दिया, जिसमें मदर गॉडेस ऑफ डिप्रिविटी, मदर ट्री ऑफ डिजायर और सन ऑफ केओस। ये तीनों एग्जिस्टेंस के कोर फोर्स थे, जो लाइफ, टेम्पेशन और डिसऑर्डर को कंट्रोल करते थे। फिर तीसरे दिन ओरिजिनल क्रिएटर और मदर गॉडेस के यूनियन से गॉडेस ऑफ फेट बॉर्न हुई, जिसे डेस्टिनी और टाइम का कंट्रोल मिला। उसके बाद एक के बाद एक आउटर डिटेल्स जन्म लेते गए। इस तरह क्रिएशन अपने पूरे बैलेंस में स्टेब्लिश हुआ। ये वो मोमेंट था जहां से यूनिवर्स का फाउंडेशन रखा गया, जहां केओस और ऑर्डर, लाइट और डार्कनेस सब एक साथ घूमने लगे। यही था जेनेसिस एरा, द एज ऑफ डिवाइन क्रिएशन। पर क्रिएशन से पहले ही ओरिजिनल क्रिएटर के अंदर 2 इंस्टिंक्ट्स नेचुरल मौजूद थी, जिसमें एक थी स्प्लिट्स होना और दूसरी थी वापस कन्वर्ज होना। ये दोनों इंस्टिंक्ट्स इतने पावरफुल थे कि वो खुद इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसी वजह से लॉ ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता है, जहां बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिकनेस और सेफिरोट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी के चलते ओरिजिनल क्रिएटर ने एक डिसीजन लिया, जो था स्लंबर। वो मरा नहीं और ना ही वो खत्म हुआ, वो सिर्फ एक डीप स्लीप में चला गया, अर्थ के अंदर। इस दौरान उसके मल्टीपल पर्सोनास या फिर एंटिटी नेचुरली स्प्लिट होना शुरू हो चुके थे। ये स्पिरिट फॉर्म उसके मल्टीपल डिवाइन एस्पेक्ट थे, जिनमें सबसे पावरफुल थे द प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी और द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। ये दोनों क्रिएटर के अलग अलग एक्सट्रीम पावरफुल पर्सोना थे, जो एक ऑर्डर और क्रिएशन का सिंबल था और दूसरा एम्बिशन और डिवाइन केओस का। और फिर समय के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व होती गई। ह्यूमंस ने अपनी सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को डेवलप किया और 21st सेंचुरी तक पहुंच गए। फिर एक सीरीज ऑफ स्ट्रेंज और टेरिफाइंग इवेंट होने लगे। चेरनोबिल में एक रिसर्च फैसिलिटी ने अर्थ के अंदर कुछ अजीब सी चीज खोज लिया। फिर उस एरिया में लोग अपने आप क्रूड ऑयल में बदलने लगे और फैसिलिटी को सील कर दिया गया। ये इंसिडेंट एक वार्निंग था कि ओरिजिनल क्रिएटर के फ्रैगमेंट फिर से मूव कर रहे थे और रियलिटी में केओस वापस लौट रहा था। और यहीं पे खत्म होता है प्री एपोक एरा और यहाँ से स्टार्ट होता फर्स्ट एपोक, द एज ऑफ केओस। जब यूनिवर्स अपने बैलेंस में था, तब एक दिन हुआ एक टेरिफाइंग अवेकनिंग। द ओरिजिनल क्रिएटर, जो बहुत सालों तक सोया हुआ था या फिर स्लंबर स्टेट में था, वो जाग गया और उसके जागने के साथ ही दुनिया में बहुत बड़ा अपोकलिप्स इवेंट आ गया। जैसे ही ओरिजिनल क्रिएटर जागे, तो उसके पावर के एक स्पार्क ने ही रियलिटी के फैब्रिक में क्रैक आ गए। ओशन पूरी तरह बोल्ड हो गया और अर्थ में क्रैक आने लगे।
जिसमें मोस्ट ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो गई और अपोकलिप्स का स्टार्टिंग हुई। ओरिजिनल क्रिएटर के अवेकनिंग के साथ ही इसकी डिवाइन बॉडी और कॉन्शियसनेस फिर से स्प्लिट होने लगे, जिससे उसकी बॉडी कंप्लीटली डिवाइड हो गई 6 सेफिरोट, 16 पाथवेज और काउंटलेस बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओरिजिनल क्रिएटर के अवेकनिंग ने एक पावरफुल फोर्स ऑफ कन्वर्जेंस को जन्म दिया, एक ऐसी ग्रेविटी जो डिवाइन और कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ खींच रही थी। इसी कन्वर्जेंस या फिर अट्रैक्शन से ओरिजिनल क्रिएटर के 3 डाइड चिल्ड्रंस, मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी, मदर ट्री ऑफ डिजायर और सन ऑफ केओस के सेफिरोट और पावर्स भी अर्थ पे खींचे चले आ गए। जब टोटल नंबर ऑफ 22 पाथवेज और 9 सेफिरोट पूरे हुए, तब जाके एक कॉस्मिक बैलेंस दोबारा एस्टेब्लिश हुआ। इन शॉर्ट, इसका मतलब ओरिजिनल क्रिएटर से टोटल 6 सेफिरोट और 16 पाथवेज आए, जिसमें सेफरा कैसल, केओस सी, रिवर ऑफ एटर्नल डार्कनेस, सिटी ऑफ कैलामिटी, नॉलेज मूर और की ऑफ लाइट थे। और बाकी के 3 सेफिरोट, ब्रूड हाइव, टेनेब्रस वर्ल्ड और नेशन ऑफ डिसऑर्डर, ये 3 सेफिरोट आउटर ड्यूटी से आए थे और इसके साथ 6 पाथवेज आए थे आउटर ड्यूटी से। तो टोटल हो गए 22 पाथवेज और 9 सेफिरोट। इसके बाद ओरिजिनल क्रिएटर के बचे हुए पावर्स ने एस्ट्रल बैरियर का फॉर्मेशन किया। ये एक इनविजिबल डिवाइन शील्ड थी जो अर्थ के चारों तरफ बन गई। इस बैरियर ने आउटर ड्यूटीज को सीधा डिसेंड करने से रोका, ताकि वो अपने सेफिरोट और यूनिकनेस को रिक्लेम ना कर सके। लेकिन वो बैरियर के अंदर नहीं आ सकते थे, इसीलिए वो सोलर सिस्टम के आसपास ही रुक गए। इस इवेंट के बाद अर्थ का शेप फिर से चेंज होने लगा और कंटिनेंट्स टूट गए और नए कंटिनेंट्स बने, जिनमें थे नॉर्थ अमेरिका बना नॉर्थ कंटिनेंट, साउथ अमेरिका बना साउथर्न कंटिनेंट, ग्रीनलैंड बना सोनिया आइलैंड, ईस्ट एशिया बदल गया वेस्टर्न कंटिनेंट में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका मिले और बने ईस्ट कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया बन गया एबिस में। इसी एरा में शैटर्ड बियॉन्ड द कैरेक्टर्स, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर और कुछ आउटर ड्यूटी से आए थे, दुनिया भर में बिखर गए। कुछ ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स और कुछ सर्वाइविंग क्रिएचर्स ने उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया, जिनसे वो म्यूटेशन से नए रेसेस बने, जैसे जायंट्स, एल्व्स, डीमंस, ड्रैगन्स, फेदर्ड सर्पेंट्स और भी बहुत सारे। फिर इसी टाइम के बीच ओरिजिनल क्रिएटर के 2 स्पिरिट एंटिटीज, जो थी प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी और द सेलेस्टियल वर्दी के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। इन दोनों ने धीरे धीरे बाकी सेफिरोट को हराकर उनके विल्स को तोड़ दिया, एक्सेप्ट ब्रूड हाइव और की ऑफ लाइट को छोड़कर। इसके बाद सेलेस्टियल वर्दी और गॉड ऑलमाइटी ने अपने अंदर एक्स्ट्रा सेफिरोट अब्सॉर्ब कर लिए और उनके अंदर कन्वर्जेंस की मैडनेस बढ़ गई। अब दोनों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। सेलेस्टियल वर्दी ने अब्सॉर्ब किया था द नेशन ऑफ डिसऑर्डर और रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस सेफिरोट, जबकि प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी ने लिया था सिटी ऑफ कैलामिटी और द टेनेब्रस वर्ल्ड। फिर प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी ने ब्रूड हाइव सेफिरोट के साथ मिलकर 2 डिवाइन बीइंग्स को जन्म दिया, जो थे ओम्बेला और जेडियोस। और इस समय द प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी खुद सन के रूप में अर्थ पर अपनी रोशनी डाल रहे थे। पर जल्दी ही सेलेस्टियल वर्दी और प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी के बीच एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। दोनों के बीच वॉर इतना डेंजर था कि दुनिया के सन यानी प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी बुझ गया और दुनिया फिर से अंधेरे में चली गई। जब वॉर एंड हुआ तो प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी और सेलेस्टियल वर्दी दोनों ही मर गए। उनके डेथ के बाद फर्स्ट ब्लासफेमी स्लेट, जो केओस सी में बना था प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी के रिमेन्स से, और इस स्लेट में 22 पाथवेज की डिटेल थी, जो कि कोई बीइंग्स कैसे एक बियॉन्ड बन सकता है और कैसे एक हायर लेवल तक जा सकता है। और साथ में प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी ने सेलेस्टियल वर्दी से एरर पाथवे का यूनिकनेस ले लिया और वहीं सेलेस्टियल वर्दी ने सभी सेफिरोट एक्सेप्ट केओस सी और सेफरा कैसल को छोड़कर वेस्टर्न कंटिनेंट में जाकर सील कर दिया। फिर इसके बाद जब प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी और सेलेस्टियल वर्दी गिर गए तो उनका प्रेशर खत्म हो गया। उनके एब्सेंस में बियॉन्डर रेसेस, जो कभी उनके रूल में बंधे हुए थे, अब बिल्कुल फ्री हो गए, पर उनकी फ्रीडम उन्हें मैडनेस में ले गई। अब हर देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। जायंट्स, एल्व्स, डीमंस, ड्रैगन सब एक दूसरे के खून में डूब गए। पूरी दुनिया ब्लड ऑफ फायर में लपट गई। इसी दौरान ओम्बेला, प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी के चिल्ड्रन, जो मदर पाथवे से बिलोंग करती थी, वो एक ट्रू डिवाइन एंटिटी थी जो चाहती थी कि इस केओस और ब्लड लस्ट को खत्म किया जाए, लेकिन उसके पास अकेली इतनी शक्ति नहीं थी। दूसरी तरफ जेडियोस, जो मून पाथवे से कनेक्टेड था और उसको कोई ह्यूमैनिटी और एम्पैथी नहीं थी, उसके मेन गोल था अपने फादर प्राइमोर्डियल गॉड ऑलमाइटी की तरह गॉडहुड अचीव करना। लेकिन जब सब रेसेस एक दूसरे को मार रहे थे, ओम्बेला ने एक यंग बीइंग को देखा
ओर्मिर एक चाइल्ड ऑफ केओस और जायंट किंग था। वो अपने पेरेंट्स के कॉर्प्स को जो केओस में मर गए थे उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, एक सिंबलिक एक्ट ऑफ लॉयल्टी एंड लव के साथ। ओम्बला ने उसके अंदर कंपैशन फील किया। उसने देखा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कितना लॉयल है, इवन जब वो मैड मॉन्स्टर में बन गया था। उसकी अपनी मदरली डिवाइन पावर से ओर्मिर की हेल्प की ताकि उसका मैडनेस थोड़ा कंट्रोल में लाए। ग्रेजुअली ओर्मिर ने अपनी इंसैनिटी कंट्रोल कर ली और रेशनली और डिवाइन स्टेबिलिटी गेन की। फिर इसके बाद जेडस ने मून यूनिकनेस पाने के लिए बाउंड्रीज क्रॉस कर ली। उसके प्लान ने यूनिवर्स में और इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। ओम्बला ने उसको रोकने के लिए उसके साथ वॉर की। एंड में जेडस मारा गया। फिर ओम्बला की हेल्प से ओर्मिर ट्रांसफॉर्म हो गया एक पूरा एंशिएंट गॉड में, जो ओरिजिनल क्रिएटर से डायरेक्टली बोर्न नहीं था बल्कि न्यू लाइफ के फॉर्म में बना था। ये मोमेंट मार्क करता है फर्स्ट एपोक का एंड। ओर्मिर फर्स्ट एंशिएंट गॉड बना, जिससे बैरियर यानी एस्ट्रल बैरियर जो ओरिजिनल क्रिएटर ने बनाया था आउटोडिटीज को रोकने के लिए, उसका काउंटडाउन शुरू हुआ। ये था सिग्नल एक नए युग का, द सेकंड एपोक, द डार्क एपोक। तो इसके साथ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज टाइमलाइन का पार्ट 1 एंड होता है। तो इस वीडियो में मैंने प्री एपोक और फर्स्ट एपोक को एक्सप्लेन किया है और इसके अगले पार्ट में मैं थर्ड एपोक और फोर्थ एपोक को एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।